नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी क्लास में। तो आ जाइए फटाफट से, हमारी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी, यानी कि गोधूली नहीं, दिगंत भाग 2। गोधूली हमारी 10th की बुक है, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि दोनों क्लास एक साथ होती है ना, पहले 10th की होती है फिर 12th की होती है, तो नाम वही आ जाता है। तो हम पढ़ेंगे दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 में अब तक हमने काफ़ी कुछ चैप्टर कर लिए है और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भाई सिपाही की माँ। और ये लिखा किसने है? मोहन राकेश जी ने। और मोहन राकेश जी का साहित्य जगत में, यानी कि हिंदी साहित्य जगत में क्या स्थान है, इसको पहले पढ़ेंगे और जानेंगे कि मोहन राकेश जी का इस हिंदी साहित्य जगत में क्या विशेष स्थान है। काफी उल्लेखनीय स्थान है, काफी विस्तारित स्थान है, काफी कुछ लिखा उन्होंने। मोहन राकेश यायावर भी रह चुके हैं, यानी कि यात्रा के भी बहुत उनको यात्राएं करना बहुत पसंद है। तो मानसरोवर की यात्रा देखो या सिक्किम के और भी बहुत सारी जगहों की यात्राएं भी उन्होंने करी है। तो ऐसे हम यात्रा यायावर भी उनको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं उनके एकांकी पढ़ने वाले हैं। एकांकी जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या है? एक अंक। एकांकी यानी कि एक अंकी, तो एक अंक पढ़ने वाले हैं। तो एक अंक में उन्होंने एक कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी बताई है और उस कहानी का नाम है सिपाही की माँ। अब सिपाही की माँ में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा बता देते, तो फिर हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम मोहन राकेश जी का संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, साहित्य में स्थान क्या है वो पढ़ेंगे, सभी कुछ अच्छे से देखेंगे और साथ में हमारे चैप्टर में क्या दिया गया वो भी देखेंगे। तो सिपाही की माँ में क्या होता है कि माँ बेटी होती है और माँ बेटी दोनों ही बहुत प्रेम से रहती है, गांव में रहती है, काफी निर्धन होती है। उनका एक बेटा होता है जो फौज में होता है। अब क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चला था, तब हमारे भारत की जो सेना है वो बर्मा में गई थी, वहां से अपना युद्ध कर रही थी। तो मतलब अलग अलग जगह गई थी, जैसे जर्मनी भी गई थी, जैसे फ्रांस भी गई थी। फ्रांस में जर्मनी के साथ जो युद्ध हुआ था वहां हमारी भारतीय सेना भी गई थी, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था और गुलामी के कारण अंग्रेज सरकार के डिसीजन चलते थे। तो जो भी जहां पर भी सेना को भेजना होता था वे चली जाती थी, उनको भेजा जाता था। तो ऐसे ही जो मोहन राकेश की एकांकी के जो पात्र हैं, मुख्य पात्र कहेंगे सिपाही, जिसका नाम शायद मोहन ही होता है, तो वे भी माँ चले जाते हैं कहाँ पर? भाई बर्मा में लड़ने जाते हैं। तो जो माँ और बेटी है वो मन में बहुत ज्यादा आशंकित हो जाती है, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि उनके घर का एकमात्र सहारा कौन है? भाई उनका बेटा। और उस बहन का भी एकमात्र भाई जो है उसकी शादी करवाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, ये पैसे कमा रहा है। तो अगर उसे कुछ हो गया तो कई प्रकार की ऐसी आशंकाएं है जो माँ और बेटी के मन मस्तिष्क में चलती है जब युद्ध चलता होता है। तो इसी चीज को पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे हम, हमारी एकांकी बाद में शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे। और आज हम यहाँ पर उनके द्वारा एकांकी जिनके द्वारा लिखी गई है मोहन राकेश, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 के रूप में आज हम जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है मोहन राकेश जी, प्रणाम करती हूँ इनको, शत प्रणाम करती हूँ। तो जन्म की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। 8 जनवरी याद रखिएगा, मुझे याद रहती है ये, क्योंकि मेरे जन्म के आसपास ही है इनका, इसलिए मुझे अच्छे से याद रहता है। मोहन राकेश जी का जन्म मुझे हमेशा याद रहता है। तो 8 जनवरी 1925 में इनका जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 1972 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान है जंडीवाड़ी गली, 2 जंडीवाड़ी गली, अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ के हैं भाई? ये पंजाब के हैं, अमृतसर के। बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी और माता पिता है बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी। तो करमचंद गुगलानी इनके पिता थे, ये इनके पिता है, और बच्चन कौर ये इनकी माता है। पेशे से वकील थे, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। पेशे से क्या थे भाई? इनके जो पिता थे करमचंद गुगलानी, ये एक एडवोकेट थे और इनका मतलब पेशा जो था, इनका प्रोफेशन था वो जो एडवोकेसी करना था। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे, तो कुछ कुछ उन्हें परिवार से ही, उनके पिता से ही ये चीजें सीखने को मिली, ताकि जिससे उनका रुझान जो है साहित्य की तरफ खिंच गया। आगे देखिए, शिक्षा की थी उन्होंने, एमए किया था भाई, संस्कृत में एमए किया था, और बहुत कम साहित्यकार है जिन्होंने संस्कृत में एमए किया था, अदरवाइज हिंदी और अंग्रेजी में मोस्टली साहित्यकारों ने एमए किया हुआ है। तो संस्कृत में एमए किया था, वो भी कहाँ से किया था? लाहौर नेशनल कॉलेज से, ओरिएंटल कॉलेज से, लाहौर ओरिएंटल नेशनल कॉलेज से, वहां से किया था। जालंधर से एमए किया उन्होंने हिंदी में। तो उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों में एमए कर रखा था। व्रति है उनकी, देखिए
कि जो उनकी शैली थी, जो वो कार्य करते थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे, यानी कि शिक्षक थे, पढ़ाने का कार्य करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सारिका के कार्यालय में नौकरी की उन्होंने। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक भी रहे थे। हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक, है ना, जिसको बोलते हैं प्रोफेसर बोलते हैं, को प्रोफेसर जो होता है ना, सब प्रोफेसर जो होते हैं, वाइस प्रोफेसर जो भी है, जो भी उनकी पोजीशन होती है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो शिक्षा में देखिए, हिंदी और संस्कृत दोनों में उन्होंने एमए किया था। संस्कृत किया था उन्होंने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से, और हिंदी में एमए किया था उन्होंने जालंधर। जालंधर कहाँ पर है भाई? ये भी पंजाब में था, और पहले लाहौर भी पंजाब में था, लेकिन अब पार्टीशन के बाद में लाहौर पाकिस्तान में चला गया, लेकिन जालंधर आज भी हमारे इंडिया में है। व्रति उनकी, यानी कि जो काम करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पहले उन्होंने पढ़ाया, फिर सारिका के कार्यालय में नौकरी करी, फिर 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त प्राध्यापक भी रहे। कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता भी रहे, और 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। ठीक है, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 1962 में सारिका के संपादक बने रहे, और अंत में मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन उन्होंने लिखा है। जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक वे लिखते ही गए। तो 1972 तक उन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य किया है, जिनकी रचनाएं अभी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं, और काफी बड़ी लंबी चौड़ी साहित्य उन्होंने लिखा है, लंबा चौड़ा। अब आते हैं उनकी कृतियों के बारे में। तो देखिए, यहाँ से कृतियां शुरू होती है, और काफी बहुत सारी कृतियां हैं उनकी। कृतियां देखिए, इंसान के खंडहर 1950 में, नए बादल 1957 में, जानवर और जानवर 1958 में, एक और जिंदगी 1961 में, फौलाद का आकाश 1972 में, वारिस 1972 में। ये सभी इनके क्या है? कहानी संग्रह है। तो ये क्या है बच्चों? कहानी संग्रह। अब आते हैं यहाँ पर इनके नाटक संग्रह नंबर 2। अंधेरे बंद कमरे 1961, न आने वाला कल 1970, अंतराल 1972, सभी उपन्यास है। ये सब क्या है बच्चों? उपन्यास है। और यहां से आता है नंबर 3, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस कई बार एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, सो प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, साइड में लिख लेना। ठीक है, लहरों के राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश की। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। आधे अधूरे भी पूछे जाते हैं बच्चों, ये सभी क्या है? इनके नाटक है। तो देख लीजिए, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये इनकी नाटक विधा में लिखी गई रचना है। क्या है? नाटक है। और ये किसकी रचना है भाई? मोहन राकेश की रचना है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कई बार पूछा जाता है। एक जानवर और जानवर भी पूछा जाता है भाई, क्या है? कहानी संग्रह है, किसकी है भाई? मोहन राकेश जी की। जानवर जानवर भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। पिछली बार जब मैंने रिवीजन करवाया था तो ये क्वेश्चन सबसे बढ़कर आए थे। ठीक है, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ये सभी उनकी एकांकी है। और हम जो पढ़ने वाले हैं एकांकी कौन सी भाई? मोहन राकेश की। जो अभी हमारा चैप्टर है सिपाही की माँ, वो ली गई है इससे ली गई है। अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ये सभी एकांकी संग्रह है। क्या है बच्चों? ये संग्रह है, यानी कि एक एक एकांकी संग्रह में कई कई एकांकियां हैं। ठीक है, तो ये नाटक तो जैसे पूरे है, आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक पूरे है। उपन्यास भी एक एक बुक होती है, लेकिन एकांकी बहुत सारी है। तो आपको याद रहेगी अच्छे से, लेकिन सारी नहीं याद रहेगी। लेकिन ये तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपका जो चैप्टर है वो किस एकांकी से लिया गया है? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। ठीक है, आखिरी चट्टान ये आ गया हमारा नंबर 4 या 5वां आया, शायद 3 तो हो गए। ये सभी नाटक है, और ये नंबर 4 का हमारा एकांकी है। अब आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5वां भाई, आखिरी चट्टान तक। ये उनका यात्रा वृतांत है, और ये बहुत अच्छा यात्रा वृतांत है। मैंने इसमें से एक यात्रा वृतांत पढ़ रखा है, मानसरोवर की यात्रा, बहुत ही अच्छा है ये। परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकलम खुद लेख, निबंध है। ये इनके क्या है बच्चों? निबंध संग्रह। यहां से छठा,
तो कितनी विधाओं में उन्होंने लिखा है, देखिए 6 तो हमने देख ली है। फिर मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, ये इनके अनुवाद है। तो अनुवाद भी एक क्या है, विधा है भाई, 7वें नंबर की आ गई। समय सारथी जीवनी संकलन है, मोहन राकेश की डायरी निधनोपरांत प्रकाशित हुई थी। तो ये 8वीं है, ये क्या है भाई, जीवनी संकलन, ये मोहन राकेश की डायरी है, समय सारथी। शोध कार्य किया था उन्होंने, नाटक में सही शब्द की खोज, क्या लिखा था उन्होंने, कौन सी रचना है, नाटक में सही विषय की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये उनका थोड़ा अधूरा कार्य हो गया था, शोध कार्य उनका अधूरा हो गया था। तो 8 प्रकार की विधाओं में उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने कहानियां लिखी है, देखिए ये उनकी कहानी लिखी है, ये उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, ये उन्होंने नाटक लिखे हैं, और ये उन्होंने एकांकी लिखी है। उसके बाद उन्होंने यात्रा वृतांत लिखे हैं, और यहाँ पर निबंध लिखे हैं, फिर अनुवाद भी किया है, साथ में उन्होंने जीवनी भी लिखी है। तो जीवनी तो खुद की है, उन्होंने खुद की जीवनी लिखी है, खुद के बारे में बताया, डायरी के बारे में। तो ये हो गया बच्चों इनकी रचना साहित्य, काफी लंबा चौड़ा है और इसमें से आपको देखना पड़ेगा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, ये इनके अनुवाद है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, और लहरों के राजहंस, और आधे अधूरे, ये इनके नाटक है। और अंडे के छिलके, कहाँ गया, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, पैर तले की जमीन, ये उनकी एकांकी है। तो 3 चीजें तो मैंने याद करवा ली। अब आपको याद करने उपन्यास, अंधेरे में बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, और अंतराल, ये सभी उनके उपन्यास हैं। कहानी आप देख लीजिएगा। अब करते हैं यहाँ पर मोहन राकेश जी का साहित्यिक परिचय। ये तो कृतियां पढ़ी है केवल। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन कब हुआ था भाई, प्रयोगवाद के बाद का समय था। ये कौन सा था समय था, प्रयोगवाद के बाद का समय था। पहले आया था भाई कौन सा, आपको पता है, मैं कई बार बता देती हूँ आपको। आधुनिक काल में पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग को प्रगतिवाद भी बोलते हैं, और कई लोग प्रसादोत्तर भी कहते हैं। प्रसादोत्तर, ये शुक्लोत्तर, ये जो समय है सारा का सारा प्रगतिवादी में चला जाता है। उसके बाद प्रयोगवाद का प्रवर्तन हुआ अज्ञे जे के तार सप्तक के साथ में 1943 से। तो 1943 से प्रयोगवाद माना जाता है। उसके बाद में आ जाती है नई कविता। तो नई कहानी, ये नई कहानी के पक्षधर थे। फिर साठोत्तरी कहानी, और ऐसे ऐसे अलग 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 मतलब समय चलता रहता है, और अब आधुनिक युग कहा जाता है, आज का समय कहा जाता है। तो मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। वे 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे। नाटक के क्षेत्र में तो वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं नाटक के क्षेत्र में, क्योंकि नाटक सर्वश्रेष्ठ नाटक जो लिखे गए हैं वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए हैं, ऐतिहासिक धरातल पर लिखे गए हैं। उनके जो विषय है वो सारे के सारे अधिकांश ऐतिहासिक विषय माने जाते हैं। और साथ में बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद अपने प्रसाद युग या छायावाद युग के कहे या आधुनिक समय के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कहे जाते हैं। उनके बाद अगर नाटकों की बारी आती है तो मोहन राकेश जी का नाम लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो किसका लिया जाएगा भाई, जयशंकर प्रसाद का, और अगर उसके बाद लेना है तो मोहन राकेश जी का। तो मोहन राकेश जी किस आंदोलन के साहित्यकार थे भाई, नई कहानी आंदोलन के पक्षकार कहे जाते हैं। हस्ताक्षर प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतरकारी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं। अखिल भारतीय यानी कि संपूर्ण भारत में अपनी प्रसिद्धि, ख्याति का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, और अखिल का मतलब होता है संपूर्ण। संपूर्ण भारत में अपनी जो प्रसिद्धि है वो अर्जित कर चुके हैं। अर्जित यानी कि प्राप्त कर चुके हैं। हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रणेता पुरुष मानता है। वे रंगकर्मी, अभिनेता और रंग निर्देशक नहीं थे। न तो वे रंगकर्मी थे, न अभिनेता थे, न रंग निर्देशक थे। रंग का मतलब क्या होता है, मंच। रंग का मतलब यहाँ पर किसी कलर से नहीं है, मंच। क्या है बच्चों, मंच। अब खाने वाली मंच मत बोलिएगा, जो हम टॉफी खाते हैं ना, मंच वो नहीं है, जिसे हम स्टेज बोलते हैं। स्टेज क्या बोलते हैं, स्टेज, मंच। न तो वे उस मंच पर काम करने वाले थे, न उस मंच पर अभिनय करने वाले थे जिसे अभिनेता कहा जाता है, न उस मंच पर जो अभिनय होने वाला है उसका निर्देशन करने वाले थे, नहीं थे।
वे तो उस मंच पर होने वाले निर्देशन के द्वारा जो नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है उस नाटक के लेखक थे, उसके निर्माणकर्ता थे, उसका आधार स्तंभ थे, उस रंगमंच का आधार देने वाले थे। कौन? वही मोहन राकेश। तो ना वे रंगकर्मी थे, ना अभिनेता थे, ना रंग निर्देशक थे, वे क्या थे? निर्माणकर्ता थे, नाटक का निर्माण कर रहे थे। महज नाटककार थे, वे सिर्फ नाटककार थे, किंतु उनके नाटकों की परिकल्पना इतनी ठोस, जटिल और आधुनिक रंग संकल्पना को सर्जनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली थी कि आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संयोजन हुआ उस पर मोहन राकेश की निर्णायक छाप पड़ी है। जैसे हम यहाँ पर एकांकी पढ़ने वाले हैं सिपाही की माँ, ये भी एक एकांकी है, इसको भी रंगमंच पर अभिनय किया जा चुका है कई बार। तो अगर आप सिपाही की माँ का रंगमंच पर अभिनय करते हो तो इतना मार्मिक और इतना भावुक अभिनय होता है कि दर्शक बिना रोए नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे नाटक का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन निर्देशन भी आवश्यक होता है इसी प्रकार का। तो निर्देशन वही कर सकता है जो नाटक के अंदर का मर्म जान सके, तो वह मर्म देते थे। इतना ही नहीं, हिंदी में उनके समकालीन यानी उनके समय के, समकालीनों का मतलब क्या होता है? उनके समय के कवि या लेखक। समकालीनों में अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु, कथ्य यानी कि जो कथा था और रंग ढंग के जो नाटक लिखे, उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने कार्यों से मोहन राकेश द्वारा लाई गई हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा है। अगर उसके बाद मोहन राकेश के बाद में या उनके समकालीन लेखकों ने या कवियों ने जो भी नाटक लिखे हैं, तो नाटक लिखने की जो प्रेरणा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? मोहन राकेश जी के द्वारा दी गई। तो मोहन राकेश की नाटकों से प्रेरणा, मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए नाटकों से प्रेरणा प्राप्त करके कि इस तरह का वातावरण निकालना चाहिए, इस तरह के विषय लाने चाहिए, इस तरह की शिक्षित वाले नाटक लिखने चाहिए, तो ये जो प्रेरणा मिली है उनके समकालीन कवियों, लेखक, नाटककारों को, तो वो मोहन राकेश के द्वारा ही मिली है। तो प्रेरणा स्रोत भी मोहन राकेश कहे जाएंगे। नाटक मुख्यतः मंच पर दृश्य अभिनय के लिए ही लिखा जाना चाहिए और उसका प्रभाव केवल लिखे हुए शब्दों पर नहीं बल्कि अभिनेताओं के व्यक्तित्व, स्वर और अभिनय कुशलता पर, रंगमंच की सजावट और प्रकाश पर तथा अभिनेता एवं दर्शक के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले विशेष वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। नाटक का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है, उसका लिखित रूप में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखित रूप में नहीं होगा तो हम दृश्य अभिनय कैसे करेंगे। किंतु दृश्य अभिनय का संपूर्ण प्रभाव देने वाले अनेक उपकरणों में से वह केवल एक उपकरण है। इसका लिखित रूप क्या है कि अगर कोई नाटक का मंचन हो रहा है, अभिनय हो रहा है और किसी को प्ले किया जा रहा है, तो उसका केवल एक उपकरण मात्र है कि नाटक लिखा गया है। केवल लिखने मात्र से नहीं होता है, उसको रंगमंच पर जो प्रस्तुतिकरण दी जाती है उसमें सभी का सहयोग होता है और सभी के सहयोग के आधार पर ही इस नाटक का मंचन होता है, अभिनय होता है या इसकी प्रस्तुति होती है। इन सच्चाइयों को मोहन राकेश ने अपने दृष्टिपथ और चिंता केंद्र में रखा और नए ढंग के नाटकों की रचना की। वे अपने असामयिक निधन के समय तक, असामयिक यानी कि उनका निधन असामयिक तरीके से हुआ था, अचानक से हो गया था, और स्वतंत्र मतलब जीवन पर्यंत स्वतंत्र लेखन लिखते रहे थे। उनके असामयिक निधन के समय तक नाटक और रंगमंच की संश्लिष्ट भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर शोधरत थे कि नाटक में क्या क्या और सुधार होनी चाहिए, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या अशुद्धियां हैं। उन सब अशुद्धियों को, गलतियों को वो धीरे 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 सुधारने के लिए वो शोध कार्य कर रहे थे और शोध कार्य करते करते उनका क्योंकि मृत्यु हो गई तो ये कार्य उनका अधूरा रह गया था। 19वीं शती के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में आधुनिक नाटकों का जन्म और विकास हुआ। तब से लेकर अब तक यूरोप और अमेरिका में नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में विपुल प्रयोग हुए हैं, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर बहुत बड़े प्रयोग हुए हैं। इससे नाटक और मंच दोनों ही क्षेत्रों में युगांतरकारी परिवर्तन हुए के अनेक चरण घटित हुए हैं। मोहन राकेश इस विश्व परंपरा को अपने ढंग से आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। उनके नाट्य लेखों में मंच सज्जा और दृश्य बंद, वेशभूषा, रूप सज्जा, रंग, संगीत, प्रकाश, इन सबकी चेतना बराबर रहती आई है। उन्होंने हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से बाहर निकालकर युगों के रोमानी इंद्रजालिक सम्मोहन से उबारा तथा एक नए दौर के साथ उसे जोड़कर दिखाया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यहाँ प्रस्तुत एकांकी उनकी पुस्तक अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है।
एकांकी जैसा नाम से ही स्पष्ट है, एक अंक की बहुत छोटी रचना, और उसकी तुलना प्राय कहानी से भी की जा सकती है। कहानी नुमाई होती है एकांकी, एक तरह से पूरी कहानी स्पष्ट कर देती है, लेकिन इसमें पात्र होते हैं, दृश्य होते हैं, तो पात्रों के अभिनय के द्वारा, पात्रों के संबोधन के द्वारा ये एकांकी नाटक की बातें आगे बढ़ती है। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्यम वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही है, सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है, और वह अपनी माँ का इकलौता बेटा है और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। पात्र के बारे में बता रहे हो, उस एकांकी के हीरो के बारे में। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। वह लड़ाई की मोर्चे से कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। माँ एक देहाती भोली स्त्री है, गांव की, देहाती यानी कि काफी ग्रामीण है, ग्रामीण, ठीक है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किन से और किस लिए हो रही है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती है। ये हमारे पाठ के विषय में बता रहे हैं, पाठ परिचय के बारे में बताया जा रहा है। माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर की वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है, अनेक रूप रंग ग्रहण करती है। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावना को लेखक ने सदे हाथों से ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक अपार विषाद मन, अपार बहुत बड़ा, विषाद मन यानी दुखी मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। तू हवा और पानी का साथी है, उनके साथ मिलकर उनकी तरह ही जी। जीवन में ख्याति या प्राप्ति तेरी उपलब्धि नहीं, तेरी उपलब्धि तेरी खोज है, खोज और जी, यानी कि तू खोज करता जा और जीता जा। ये मोहन राकेश ने स्वयं के लिए लिखा है। तो हम पाठ पढ़ेंगे बच्चों, आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारा सेशन जो है, क्लास जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और जो एकांकी है वो भी छोटी सी नहीं है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, एक अंक है, लेकिन उसमें पूरा वाक्यांश, पूरा युद्ध भूमि का दृश्य, या जहाँ पर उसकी माता और बहन रहती है वहाँ का पूरा दृश्य बताया गया, उनका चिंतानुकूल अनुभव बताया गया है, वो कैसे चिंता कर रही है, वो सारे दृश्य बताए गए हैं। तो उसे हम पढ़ेंगे कल, आराम से अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आज इतना ही होगा, और ये भी बहुत कुछ है। मोहन राकेश के जीवन परिचय से काफी कुछ एमसीक्यूज बनने वाले हैं, तो आप नोट्स की तरह इसे लिख सकते हैं। जैसे इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं लिख दी, नाटक लिखा है, नाटक आपने सारे एक साथ लिख दिए, फिर कहानी संग्रह लिखे है वो लिख दिए, फिर आपने एकांकी संग्रह लिखे हैं वो लिख दिए है। ये प्रस्तुत एकांकी हमारी किस चैप्टर से ली गई है, कौन सी विधा किस श्रेणी में, मतलब कौन सी रचना किस विधा की है, जीवनी कौन कौन सी है उनकी, साथ में उन्होंने अनुवाद कौन कौन से करे हैं। तो छोटी छोटी चीजें आप इनको लिख सकते हो। तो रचना साहित्य जरूर याद करिएगा, उससे जुड़े हुई चीजें ही आपके एग्जाम में आने वाली है। तो आज इतना ही बच्चों, कल मिलते हैं फिर से जल्दी से हमारी एकांकी सिपाही की माँ के साथ में। तो हम भी देखते हैं सिपाही की माँ क्या सोचती है, और सिपाही कैसा है भाई, कहाँ का है, कैसे लड़ने गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।